अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यू नावल जुल्मत का सफ़र मज़लूमियत के शहर में, एपिसोड नंबर 8। इसके अंदर आप देखेंगे कि पार्वती अपना दिल इस्माइल शाह पर हार बैठी होगी और जब सभी सबूतों के साथ इस्माइल के साथ अपना इज़हार मोहब्बत अपने चचा के सामने करेगी तो चचा की तरफ से क्या रद्द अमल होगा, क्या करेगा चचा इस्माइल के साथ और पार्वती के साथ, कैसे चलेगी ये नेक्स्ट वाली स्टोरी। इसको देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। चलते हैं वीडियो की जानिब। और करम और चंद्रपाल बेचैनी से पाशा के मुंतजिर थे। करम के साथ इसने दोपहर के खाने के वक्त मिलने का वादा किया था, मगर 3 बजने वाले थे और वो भी अभी तक नहीं पहुंचा था। इसके इंतज़ार में वो खाना भी नहीं खा सकते थे और जब भूख बर्दाश्त करना करम के बस से बाहर हो गया तो चंद्रपाल को बोला, सर खाना खा लेते हैं, महराज जाने किस वक्त तशरीफ़ लाएंगे, फ़ोन करके मालूम कर लेते हैं। चंद्रपाल ने मशवरा दिया, नहीं, महराज ने कनेक्शन तब्दील कर लिया है, मैं थोड़ी देर पहले कोशिश कर चुका हूँ। कनेक्शन तब्दील कर लिया है? पर क्यों, आपको नहीं बताया इन्होंने? करम ने हैरानी से पूछा। नहीं यार, परसों से इनसे बात ही नहीं हो सकी। दरअसल फील्ड में काम करने वाले तमाम आदमियों के सेल फोन और कनेक्शन महराज ने कल रात तब्दील करने का हुक्म दिया था। पर क्यों? अपने 2 बंदे सीआई की नज़रों में आ गए थे और एहतियाती तदबीर के तौर पर महराज ने ये हुक्म जारी किया है। मैं भी बदल लूँ? क्या कह सकता हूँ, आपका महराज से बरे रास्त राब्ता रहता है, इन्हीं से पूछ लेना। ये बात करम के होंठों पर थी कि इन्हें गाड़ी का हैरन सुनाई दिया। मेरा ख्याल है महराज आ गए हैं, चंद्रपाल ने कहा और चंद लम्हों बाद इसकी बात की तस्दीक हो गई। मिर्ज़ा ताहिर हुसैन अंदर दाखिल हुआ, वो दोनों इसके इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। इनके नमस्कार के जवाब में इसने भी अपने हाथों को चेहरे के सामने बांधते हुए माजरत ख़ाना लहजे में कहा, कोई बात नहीं महराज। दोनों बैक ज़बान बोले, खाना खा लिया है? चंद्रपाल ने जवाब दिया, नहीं महराज। ओहो, ये तो बहुत बड़ी ज़्यादती है, चलो जल्दी से खाना लगाओ, मैंने भी अभी तक नहीं खाया। खाना खाकर वो दोबारा इसी जगह आ बैठे। करम, ताज़ा सूरत हाल बताओ। आशा सिगार सुलगाते हुए मुस्तफसिर हुआ, खादिम हुसैन की गाड़ी बीच बाजार में उड़ा दी है। जंगजीत सुबह अपने बिस्तर पर मुर्दा पाया गया है। फील्ड में काम करने वाले तमाम मेंबरों के सेल फोन और कनेक्शन आज बदल दिए गए हैं। ये रही नए नंबरों की लिस्ट। करम ने जेब से एक तयशुदा कागज़ निकालकर मिर्ज़ा ताहिर हुसैन की तरफ बढ़ाया। गुड, मेरा नया नंबर भी नोट कर लो। मिर्ज़ा ने इसके हाथ से कागज़ लेते हुए अपना नया नंबर दोहरा दिया, जो दोनों ने नोट कर लिया। और चंद्रपाल, तुम भी आज ही अपना कनेक्शन बदली कर लो। ठीक है सर, वो सआदतमंदी से बोला। तुम्हारे खुदकश बम्बार का क्या हाल है? करम, एकदम तैयार है सर, हदफ का इंतखाब बाकी है जो आपने करना है। मुहर्रम कितनी दूर है? तकरीबन 15 दिन बाद यकम मुहर्रम है सर। यूं करो, परसों किसी इमाम बाड़े में धमाका करा दो और अगले जुमा को नमाज जुमा के वक्त सुन्नियों की किसी मस्जिद में खुदकश बम्बार को भेज देना, ताकि मुहर्रम आने तक माहौल खूब गर्म हो जाए। इसके बाद तुमने 9 मुहर्रम में शियों के जुलूस पर धमाका करने के लिए तैयार रहना है। करम ने पूछा, 20 के दिनों में कुछ नहीं करना? नहीं। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। इन दिनों में दोनों ग्रुपों का भी कुछ हक बनता है। ठीक है सर, और कोई हुक्म? हाँ, हफ्ते के दिन नए लड़के इस्माइल शाह को तरबीती मरकज़ भिजवाना है। इसे वहाँ छोड़ने के लिए तुम्हें इसके हमरा जाना पड़ेगा। छोड़कर वापस आ जाना है सर? हाँ, इसने इस बात में सर हिलाया। मैं तैयार हूँ सर। हफ्ते के सुबह
तुम लोगों ने निकल जाना है। दोनों ने स्मगलर के रूम में सफ़र करना है और अपने सरहदी साथियों को पहले से आगाह कर देना ताकि वो बॉर्डर पर मौजूद मुहाफ़िज़ों से डील कर लें। इसे किसी सेंटर में पहुंचाना है सर। एस्टेब्लिश 22 में। और किस में? चंद्रपाल जल्दी से बोला। नहीं, इसे 2 जयपुर कैंप में पहुंचाना है। पाशा ने चंद्रपाल की तरदीद की। चंद्रपाल ने हैरानी से पूछा, मगर सर आपने तो कहा था कि इसे मुकम्मल तरबियत दिलानी है, जबकि जयपुर कैंप में तो चंद हफ्तों पर मुश्तमिल कोर्स है। कोर्स में चंद एक चीज़ें ही सिखलाई जाती हैं। ठीक कह रहे हो चंद्रपाल, मगर एस्टेब्लिशमेंट में इसे इसलिए नहीं भेजा जा रहा कि वहाँ भारतीय फ़ौज की वर्दी पहनाकर तरबियत दी जाती है, जो शायद इस्माइल शाह जैसे पढ़े लिखे को हजम ना हो सके। तो जयपुर कैंप में भी तो इंडिया में है। 1 एस्टेब्लिशमेंट 22 दरअसल SF का तरबीती मरकज़ है, जिसका कंट्रोल बरह रास्त वजारत दिफा करती है। इसकी बुनियाद CIA ने भारत में रखी थी, जिसके तहत इंटेलिजेंस अफसरान को गुरीला कार्रवाइयों की तरबियत देकर चीन के ख़तरे का मुकाबला करने के लिए तैयार किया जाता था। पाकिस्तानियों की तरबियत का आगाज़ इस कैंप में 1986 से हुआ। एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तकरीब कारी के जो कोर्सेज करवाए जाते हैं, इनका अरसा तरबियत 4 हफ्ते, 4 माह ता 5 माह, 9 माह, 18 माह पर मुश्तमिल होता है। अरसा तरबियत में क़याम पजीर तकरीब कारों को बाकायदा भारतीय फ़ौज की वर्दियाँ पहनाई जाती हैं। इसका हेड क्वार्टर चकराता में है। इसकी कमान भारतीय फ़ौज का एक ब्रिगेडियर करता है। नंबर 2, भारत ने राजस्थान की सरहद पर मुख्तलिफ तरबीती कैम्प किए हुए हैं, जिनकी मजमूई तादाद 40 के करीब है, और इनमें सारा साल दहशतगर्दी की तरबियत जारी रहती है। ये कैंप गंगा नगर, जयपुर, उधमपुर, किशनगढ़, बारमर और चंडीगढ़ वगैरह में वाक़ है। तारिक इस्माइल सागर, हाँ, मगर वहाँ भारतीय फ़ौज की वर्दी इस्तेमाल नहीं होती। दूसरे, वहाँ इंडियन दोस्ती से ज़्यादा पाकिस्तानी दुश्मनी सिखलाई जाती है। और सबसे अहम बात जो मैंने अभी तक आप लोगों को नहीं बतलाई, वो ये है कि इस्माइल की तरबियत जयपुर से 5 किलोमीटर के फासले पर मौजूद एक नए कैमशुदा कैंप में होनी है। वहाँ इस्माइल अकेला नहीं जाएगा। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से मज़ीद 15-20 पढ़े लिखे जवान वहाँ जमा हो रहे हैं, और इन तमाम को 15 माह के दौरानिया की तवील तरबियत दी जाएगी। वहीं इन्हें ब्लैकमेल करने के लिए मवाद भी तैयार किया जाएगा, ताकि मुस्तकबिल में हमसे बागी न हो सके। सॉरी सर, मैंने चंद्रपाल नदामत से कहना चाह रहा था, मगर पाशा ने कता कलामी करते हुए कहा, सॉरी की ज़रूरत नहीं, मुझे तुम्हारी बातों से खुशी हुई। ये बात हकीकत के करीब थी, और तुम्हारी आज की गुफ्तगू से मुझे उम्मीद हो चली है कि तुम्हारे दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया है। शुक्रिया सर, चंद्रपाल मुसर्रत से बोला। ओके, इजाज़त दे, मैं थोड़ी देर आराम करूँगा। अलबत्ता आप लोगों ने गपशप करनी है तो बैठे रहें। वो दोनों भी इसके एहतराम में खड़े हो गए थे, और इसके कमरे से निकलते ही करम ने भी चंद्रपाल को अलविदाई नमस्कार कहते हुए रुखसत ली। औरंगजेब कलर की आंख एक छोटे से कमरे में खुली, और बेसाख्ता हाथ हिलाने की नाकाम कोशिश से इसे पता चला कि वो कुर्सी पर बंधा बैठा है। खौफ की लहर ने इसके दिल के अंदर हलकोरा लिया, और इसका दिल तेज रफ्तारी से धड़कने लगा। पता नहीं किसकी कैद में हूँ। वो अगवाकारों की शक्लें दिमाग में दोहराने लगा, जो बहुत मदम थी, और इसकी वजह शायद ये थी कि इनकी तेज़ रफ्तारी की वजह से इनकी शक्लों को गौर से देख ही नहीं सका था। दोपहर का खाना वो अमूमन अपने दफ्तर के नज़दीक एक दरमियाने दर्जे के होटल में खाता था,
اور آج بھی وہ اسی نیت سے دفتر سے نکلا تھا، مگر اسے ہوٹل کے اندر جانا نصیب نہ ہو سکا۔ ہوٹل کے اندر جانے کے لیے وہ سڑک کے کنارے کھڑا ہو کر اس کار کے گزرنے کا منتظر تھا جو درمیانی رفتار سے بڑھتی چلی آ رہی تھی، اور پھر کار بجائے وہاں سے گزرنے کے اس کے قریب آ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ایک عام شکل کے جوان نے کھڑکی کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے ایک کاغذ کا پرزہ اس کی سمت بڑھایا، جس سے اس نے سمجھا کہ وہ کوئی پتہ معلوم کرنا چاہتا ہے۔ جی، اورنگزیب نے قریب ہو کر کاغذ کے پرزے پر نگاہ دوڑائی۔ ایسا کرنے کے لیے اسے ہلکا سا جھکنا پڑا، اور یہ جھکنا اسے مہنگا پڑا۔ کاغذ کا ٹکڑا ہاتھ سے چھوڑتے ہوئے ڈرائیور کا ہاتھ بجلی کی سی صورت سے اس کے گریبان کی طرف بڑھا، اور اسے گریبان سے پکڑ کر اس نے اپنی جانب کھینچا۔ اورنگزیب اس انداز سے گرا کہ اس کا سر تو کار کی کھڑکی میں گھس گیا، جبکہ باقی بدن کار سے باہر تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلنے کی کوشش کرتا، ڈرائیور نے ایک رومال اس کی ناک پر رکھ دیا۔ ایک تیز ناگوار بو اسے محسوس ہوئی اور اس کا دماغ اندھیروں میں ڈوب گیا۔ اس کے بعد وہ اس جگہ تک کیسے پہنچا تھا یہ اسے بالکل یاد نہیں آ رہا تھا۔ شاید یہ اغوا برائے تاوان ہو، اس نے خود کو تسلی دی، مگر یہ صرف تسلی تھی۔ اس کی حیثیت اتنی نہیں تھی کہ اسے باقاعدہ منصوبہ بنا کر اغوا کیا جاتا۔ پھر دماغ پر زور دینے سے اس کی سوچیں اس آدمی کی طرف گھوم گئی جس کا کام کرنے کی حامی وہ منہ مانگی قیمت پر بھر چکا تھا۔ شاید وہ اپنا کام مفت میں کروانا چاہتے ہوں، اور اس مرتبہ اپنے دماغ میں ابھرنے والی سوچ سے وہ دلی طور پر متفق ہو گیا۔ اطمینان کی لہر اس کے بدن پر سرایت کر گئی، کیونکہ یہ کام اتنا مشکل نہیں تھا۔ دروازے پر ہونے والے کھٹکے سے وہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ دروازہ آہستگی سے کھلا۔ اندر داخل ہونے والا ایک جوان آدمی تھا، اور اس کے وجیحہ چہرے پر چھائی نرمی مخالف کے دل میں پیدا ہونے والے اندیشوں کا تریاق تھی۔ نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر اورنگزیب کا دل ناخوشگوار انداز میں دھڑکنے لگا۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ کسی بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکا ہو، لیکن اس مصیبت کی توجیہ کرنے سے اس کی عقل قاصر تھی۔ البتہ اتنا اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کے پہلے والے اندازے بالکل غلط تھے۔ جوان نے اس کے ساتھ پڑی خالی کرسی کو گھسیٹ کر اس کے سامنے رکھا اور بیٹھ کر اورنگزیب کو گورنے لگا، یوں جیسے اس کی آمد کا مقصد اورنگزیب کو گورنے کے علاوہ کچھ نہ ہو۔ اس کی نگاہوں میں کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ اورنگزیب گفتگو میں پہل نہ کر سکا، اور اضطراری انداز میں پہلو بدلنے کی ناکام کوشش کر کے رہ گیا۔ چند لمحے اسے گورتے رہنے کے بعد اس نے تصدیق چاہی۔ تمہارا نام اورنگزیب ہے اور تم؟ میں کلرک ہوں۔ ادارے کا نام لکھنے سے دانستہ گریز کیا جا رہا ہے۔ مصنف جی، اورنگزیب نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کی پیشانی عرق و آلود ہو گئی تھی، اور یہی حال جسم کے دوسرے اعضاء کا بھی تھا۔ تمہاری تعلیم کتنی ہے؟ وہ اپنے خشک ہوتے ہونٹوں کو زبان سے تر کرتے ہوئے بولا، بی ہے۔ اس کا مطلب ہے تعلیم یافتہ، اور یقیناً زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت تاریخ سے واقفیت رکھتے ہوں گے۔ میں سمجھا نہیں سر۔ اس کے لہجے میں خود بخود احترام در آیا تھا۔ سمجھا دیتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ تاریخ سے میری مراد ہے کہ تمہیں پتہ ہوگا ہمارے بزرگوں نے پاکستان حاصل کرنے کے لیے کتنی قربانیاں دی۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور اس کے ساتھیوں کو کن تکالیف اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کتنی بہنوں اور بیٹیوں کی عزتوں کا جنازہ نکلا، کتنے معصوموں کے سر کاٹے گئے، کتنوں کو نیزوں میں پرویا گیا، اور کیا کچھ ہوا۔ اس سے تھوڑی بہت تو واقفیت ہوگی نا تمہیں، یا اس کے متعلق کچھ نہیں جانتے تاکہ میں تمہیں یہ واقعات سنا سکوں؟
यूं भी इतने पुराने नहीं हैं, बमुश्किल आधी सदी बीती है। यही हमारे बाप दादों की कहानियां हैं, इसलिए वो मुझे अजबर हैं, सीना बसीना चली आ रही हैं ना। वैसे भी अपनी माओ बहनों की इस्मत दरी कोई बेगैरत ही फरामोश कर सकता है। जानता हूँ सर, ये किस्से सुने हैं मैंने। ये किस्से नहीं है, वाक़यात कहो, वाक़यात। आप बीती और खुद नोश्त कहो। तुम इन्हें किस्से कह रहे हो, मेरा मतलब भी वाक़यात ही था। तुमने इन वाक़यात से क्या सबक हासिल किया है? सबक? हाँ, सबक। भाई, इबरत अंगेज वाक़यात तो होते ही इसलिए हैं कि इनसे कोई नतीजा निकाला जाए, कोई सबक हासिल किया जाए। इस बार औरंगजेब जवाब देने की बजाय नीचे देखने लगा। तुम तो खामोश हो गए हो यार। मेरा ख्याल है बताने को दिल नहीं कर रहा। खैर, मैं बता देता हूँ। तुमने ये सबक लिया है कि अपनी लुटी पुटी बहन और बेटी को कोठे पर बिठा दिया जाए कि चलो इज्जत तो रही नहीं, कुछ कमाई कर लें, और फिर इस कमाई से अपनी बहन और बेटी की इज्जत दरी करने वालों की दावत की जाए कि इनकी मेहरबानियों से ही तो ये रोजगार खुला है। क्या ख्याल है, ठीक कह रहा हूँ ना? इसकी आवाज में छुपी वहशत से औरंगजेब कांप गया था। इसने एक दफा निगाहें उठाई, मगर इस नौजवान की सुलगती आंखों की ताब ना लाकर फिर झुका ली। मेरा ख्याल है मैं गलत नहीं कह रहा। औरंगजेब को खामोश पाकर वो दोबारा मुस्तफसिर हुआ, मगर इस मर्तबा भी औरंगजेब खामोश रहा था। इस जवान को देखकर इसके दिमाग में जिन अंदेशों ने सर उठाया था, बातचीत से इनकी तस्दीक हो गई थी। इसे पता चल चुका था कि वो पाक सरजमीन की हिफाजत करने वाली किसी एजेंसी के हाथ चढ़ गया है, और वतन के दुश्मनों के लिए ये लोग जितने बेरहम थे, इससे औरंगजेब नावाकिफ नहीं था। इसके दिमाग में अपने मुखलिस दोस्त और दफ्तर के साथी क्लर्क अकबर की आवाज़ गूंजी। भाई, सब का असल घर तो वही 1.5 ज़रब 6 फुट की तंगो तारीख कोठरी है, तो फिर इस दुनियावी घर के लिए आरजी ठिकाने के लिए हराम कमाई की क्या ज़रूरत है? तुम एक कानाल के मकान में रहते हो, मैं 6 मरले के क्वार्टर में हूँ। दोनों का वक्त गुजर रहा है। मेरे घर दाल या सब्जी बनती है, तुम्हारे यहाँ गोश्त बनता है। दोनों का पेट भर जाता है। मैं साइकिल पर घर जाता हूँ, तुमने मोटरसाइकिल रखी हुई है। दोनों घर पहुँच जाते हैं। फर्क सिर्फ चंद मिनट का है, जायके की तब्दीली का है। लेकिन सबसे बड़ी बात, मेरा ज़मीर मुतमईन है। तुम्हारा शायद न हो, तो इतने छोटे फवायद के लिए क्यों गैर कानूनी कामों में हाथ डालते हो? बाज आ जाओ। इसकी रस्सी दराज है, मगर पकड़ बहुत मजबूत है, और औरंगजेब इसकी बातों को कहकाहों में उड़ा देता था। लेकिन अब जबकि इसकी रस्सी खींच ली गई, तो इस पर अकबर की बातों की सदाकत खुली। कुछ पूछा है तुमसे? औरंगजेब को ख्यालों में गुम देखकर इसके लहजे में सख्ती आ गई थी। जी सर, मैं बेकसूर हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया। खुदा के लिए मेरे हाल पर रहम करो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैंने कब कहा है कि तुम्हारा कोई कसूर है? मुल्की राज गैर मुताल्लिक शख्स को फरोख्त करना तो फैशन है आजकल, और मैं कोई तुम्हारा सीनियर तो हूँ नहीं कि एतराज़ कर सकूं। हाँ ना, मैंने कोई सौदा नहीं किया सर, कोई राज किसी के हवाले नहीं किया सर। आपको कोई गलत फहमी हुई है। परसों होटल में सफ़ेद कपड़ों में मुअज़्ज़ज़ नज़र आने वाला गैर मुअज़्ज़ज़ शख्स कौन था? तुमने इकट्ठे खाना खाया और दोनों के दरमियान डील हुई। इसका इसरार था कि काम की तकमील आज शाम तक हो जाए, जब तुमने शायद काम का वक्त 1-2 दिन बढ़वा दिया था। इस तरह की कोई बात मैंने किसी से नहीं की, और परसों तो मैंने खाना भी अकेले खाया था। ये किसी बदख्वाह की साजिश है जो मुझे रास्ते से हटाना चाहता है सर। साजिश करने वाला खाकसर फिर मैं ही हो सकता हूँ, जिसने इन गुनाहगार आंखों से तुम्हें किसी के साथ बैठते देखा और इन कानों से ये सारी गुफ्तगू सुनी थी। मैंने आपको नहीं देखा था। देखा तो खैर था,
البتہ پہچانا نہیں تھا۔ بہرحال یہ ایک ضمنی بات تھی، تمہارے خلاف ہمارے پاس مزید شواہد بھی موجود ہیں۔ اب تمہیں جہاں لانے کا مقصد تم سے ایک بات پوچھنی ہے، اور وہ یہ کہ اس دن دوران گفتگو تم نے دوسرے شخص کو کہا تھا کہ آپ پھر اس سے ڈیل کر لیں۔ اس نے کس بندے کا نام لیا تھا جس کے جواب میں تمہیں یہ کہنا پڑا تھا؟ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے سر؟ میرے ساتھ پرسوں ہوٹل میں کوئی تھا ہی نہیں۔ میرا خیال ہے تمہاری یادداشت میں کوئی فرق آ گیا ہے۔ بہرحال کوئی بات نہیں، ہمارے پاس اس بیماری کا علاج موجود ہے۔ اس نے دروازے کی جانب منہ کر کے آواز دی، آ جاؤ بھائی، تمہاری ضرورت پڑ گئی ہے۔ دروازہ کھولا اور دو قومی ہیکل آدمی اندر داخل ہوئے۔ دونوں نے چہروں پر نقاب چڑھائے ہوئے تھے، صرف آنکھوں کی جگہ دو سوراخ رکھے ہوئے تھے جن سے ان کی شعلہ برساتی سرخ آنکھیں جھلک رہی تھی۔ ان کو دیکھ کر اورنگزیب کے ذہن میں بے ساختہ جلاد کا نام گونجا۔ وہ جوان ان سے مستفسر ہوا، میرا خیال ہے آپ لوگوں کو پتہ تو چل گیا ہوگا کہ میں اس سے کیا پوچھنا چاہتا ہوں۔ دونوں میں سے ایک جلاد بھیانک آواز میں بولا، چھوڑیں سر، ہمیں ہمارے جاننے کو، آپ گھنٹہ بعد تشریف لائیں اور جو کچھ پوچھنا ہے خود پوچھ لیں۔ ہمارا کام تو اسے گفتگو کرنے کا ڈھنگ اور آداب سکھلانا ہے۔ چلو یوں ہی صحیح۔ اس جوان کے چہرے پر اورنگزیب کو پہلی مرتبہ ہلکی سی مسکراہٹ نظر آئی۔ وہ کمرے سے نکل گیا۔ ایک لمحے کو تو اورنگزیب کا جی چاہا کہ اسے آواز دے کر روک لے اور سب کچھ بلا کم و کاست بتلا دے، مگر پھر اقرار جرم کی جرات اس نے اپنے اندر مفقود پائی اور چپکے سے بیٹھا رہا۔ جذبات کا طوفان تھمتے ہی اسماعیل پر پچھتاوے اور ندامت کا دورہ اپڑ گیا تھا۔ جیسے ہی اسماعیل اور پاربتی اپنی ملاقات سے فارغ ہوئے، یعنی اپنی ہوس بجھا لی، اسماعیل کی ہوس بھی بجھ گئی، دونوں کا ملاپ ہو گیا۔ اس کے بعد اسماعیل کو پچھتاوا ہوا۔ آگے کی کہانی کیا ہے، ساتھ رہیے گا۔ وہ سختی سے آنکھیں بینچے اپنے عمل کے نتائج پر غور کر رہا تھا۔ شہزادی جیسی معصوم لڑکی کو داغدار کرنے کے ساتھ اس نے مرزا طاہر حسین کے اعتماد کو بھی چکنا چور کر دیا تھا۔ اب اگر مرزا کو اس بات کا پتہ چل جاتا تو کیا وہ اسے معاف کر دیتا؟ ہو سکتا ہے مجھے دوبارہ پولیس کے حوالے کر دے۔ ایک بھیانک سوچ اس کے دماغ میں گونجی۔ اس کا مطلب ہے مجھے جہاں سے بھاگنا پڑے گا۔ وہ انہی سوچوں میں الجھا ہوا تھا کہ اچانک سے اپنے بازو پر نرم و نازک ہاتھ کا لمس محسوس ہوا جو یقیناً شہزادی کا ہاتھ تھا، اور پھر وہ ہاتھ بازوؤں سے رینگتا ہوا اس کے سینے پر گردش کرنے لگا۔ اس لمس میں نفرت کی بجائے چاہت کا اظہار تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی۔ شہزادی اس کی طرف متوجہ تھی اور اس کی آنکھوں سے پھوٹنے والی دائمی پیاس کی لہریں وہ محسوس کیے بنا نہ رہ سکا۔ خفا ہو کیا؟ اس کی مترنم آواز نے اسماعیل کے کانوں میں رس گھولا۔ نہیں تو وہ گڑبڑا گیا۔ یہاں تو معاملہ ہی عجیب ہو گیا تھا۔ مقتول الٹا قاتل کے خفا ہونے کا اندیشہ لیے پڑے تھا۔ پھر اتنی دور کیوں لیٹے ہو؟ شہزادی نے اسے آہستگی سے اپنی جانب کھینچا، اور اس کھینچنے میں جانے کون سی قوت پوشیدہ تھی کہ وہ بے ساختہ کھینچتا چلا آیا۔ کوئی اندیشہ، کوئی فکر، کوئی تردد کرنے کی ضرورت نہیں میری جان۔ تمہارا یہ راز ہمیشہ میرے سینے میں دفن رہے گا۔ وہ اس سے لپٹ گئی۔ پھر بھی شہزادی صاحبہ مجھے ایسا، مگر پاربتی نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اس کے ہونٹوں پر چپ کی مہر لگا دی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ دوبارہ اسے انہی وادیوں اور نخلستانوں کی جانب کھینچ کے لے گئی، یعنی پھر وہ دونوں ملاپ کی دنیا میں، ہوس پرستی میں، زنا میں ڈوب گئے۔
जहां हर तरफ खुशियों के तराने बज रहे थे, गम और दुख का कोई नामो निशान भी नहीं था। शायद जन्नत ऐसी ही होती है। इसके अंदर उठने वाले सवाल का जवाब इस बात में था। जाने कितनी देर गुजर गई थी, इसे शिद्दत की प्यास महसूस हुई। वो उठने लगा। कहाँ चल दिए हो? वो मुस्तफसिर हुई। पानी पीना है। सख्त प्यास लगी है तो खुद क्यों जा रहे हो? मैं मौजूद हूं ना, तुम्हारी दासी। कैसी बातें कर रही हो शहजादी आप और मेरी? तौबा तौबा, सच कह रही हूँ, पार्वती दिल की गहराइयों से बोली और अपने बदन के गिर्द तौलिया लपेटते हुए फ्रिज की जानिब बढ़ गई। फिर थोड़ी देर बाद वो शीशे के खूबसूरत जग में सुर्खी माइल शरबत ले आई और गिलास भर के इस्माइल की जानिब बढ़ा दिया, जो वो एक ही सांस में खाली कर गया। दूसरा गिलास पीते हुए इसे महसूस हुआ कि शरबत के अंदर अजीब किस्म की तलखी घुली हुई थी। खाली गिलास वापस करते हुए वो मुस्तफसिर हुआ। अजीब किस्म का जायका है शरबत का, मीठा और कड़वा मिला जुला। ये तो मीठा ही है शाहजी, पार्वती हंसते हुए बोली। तलखी आपके हल के अंदर मौजूद है। और ये कहते हुए इसने ऐसी बात की कि इस्माइल शर्मिंदा सा हो गया। एक ही दिन बल्कि चंद घंटों में शहजादी के अंदर अजीब सी तब्दीली आ चुकी थी कि वो बहुत ज़्यादा बेबाक लगने लगी थी। शाहजी और भी पियो ना। पार्वती ने एक और गिलास भरकर इसकी तरफ बढ़ाया। इस मर्तबा शरबत पीते हुए इसे अजीब सा एहसास हुआ कि जैसे आसाब इसके काबू में न हो और वो हवाओं में उड़ रहा हो। शरबत की तलखी भी इसके ज़हन से माब हो चुकी थी। गिलास वापस करते हुए वो लड़खड़ाते लहजे में बोला, ये तो मारा चेहरा क्यों घूम रहा है शहजादी? आप कहना इसे भूल गया था। वो कहका लगाकर हंस पड़ी थी। ये लो और भी पियो ना मेरे महराज। इसने एक और गिलास भरकर इसकी जानिब बढ़ाया। तो तुम भी पियो ना। वो गिलास लेते हुए मुश्किल बोल पाया था। इसकी नफराई हंसी गूंजी। ये लो बाकी मादा शरबत। पार्वती ने जग को मुंह लगाते हुए पी लिया। तुम सारा पी गई हो? मैं क्या पीऊंगा, तुम मेरे लबों से पीना। पार्वती बेहयाई से बोली। अच्छा ये ठीक है। इस्माइल का दिमाग इसके काबू में नहीं रहा और इसके मुंह से वो कुछ निकलने लगा जो होश में कभी न बोल पाता। और शहजादी बजाय शर्माने के इसकी हौसला अफजाई करने लगी। जिंदगी में पहली बार इसे दिल पसंद खिलौना मिला था और वो जानती थी कि इसके पास खुशियाँ और मुसरतें खुशीद करने को चंद दिन का वक्त था। इसके बाद तो जाने कब ऐसे गबरू से मुलाकात हो पाती और नामालूम मुद्दत तक इन बूढ़े गिद्धों के आगे जिस्म का दस्तरखान सजाना पड़ता, जो पेट भरा होने के बावजूद भी मुर्दार के गिर्द जमा रहते हैं और इनकी भूखी आंखों की हवस कभी पूरी नहीं होती। नाज़रीन, ये नावल अभी तक जारी है और इसकी असल स्टोरी ये है कि ये मिर्ज़ा ताहिर, ये असल में इंडिया की एजेंसी के लिए काम कर रहा है। ये इंडियन आदमी है और इसका मिशन यही था कि हमारे पाकिस्तान में खुफिया तरीके से हमारे पाकिस्तानी नौजवानों को उनके जहनों में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर भरकर, साजिशें भरकर पाकिस्तानी नौजवानों को पाकिस्तान के ही ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना, ताकि पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाए और पाकिस्तानी लड़कों के ही हाथों। ये बहुत बड़ा खेल खेल रहा है इस्माइल शाह के साथ। क्या बनेगा इस्माइल का, आगे की कहानी कैसे चलेगी, ये तो आप देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और नेक्स्ट वाली वीडियो कैसी होनी चाहिए इस बारे तबसरा ज़रूर करें। आपका अपना चैनल इंटरेस्टिंग स्टोरी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अब हमें इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट एपिसोड तक अल्लाह हाफ़िज़।